नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे जीवन कौशल। जीवन कौशल में पहली वीडियो में हम लोगों ने जीवन कौशल के बारे में जाना था, उसकी परिभाषाएं देखी थी और WHO द्वारा बताए गए 10 प्रमुख जीवन कौशलों को देखा था। आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जानेंगे व्यावसायिक आचरण एवं नीति को। ये इसका पहला टॉपिक है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति। इसे कहा जाता है बिजनेस एथिक्स। ये MBA में ये काफी पढ़ने को मिलता है आपको। और क्या जरूरत पड़ती है कि पूरे विश्व में व्यावसायिक नैतिकता की चर्चा होती है, व्यावसायिक नैतिकता को शुरू किया जाता है। तो आइए देखते हैं व्यावसायिक नैतिकता क्या है, क्यों आई, ये प्रश्न उठने चाहिए। तो जब हम देखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा विजय माल्या के बारे में, नीरव मोदी के बारे में। ये सब जो प्रमुख एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इन्हीं सब कुछ कारणों की वजह से क्या होता है, व्यावसायिक नैतिकता की जरूरत पड़ जाती है। क्या व्यवसाय का उद्देश्य मात्र लाभ कमाना है? क्या व्यवसाय में ईमानदारी, पारदर्शिता जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने ही हित को देखा जाए? इन्हीं सब की वजह से क्या होता है, एक व्यावसायिक नैतिकता नाम की एक चीज उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं व्यावसायिक आचरण एवं नीति। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, मानव जीवन का आधार क्या है? व्यवसाय है। आपने पढ़ा होगा वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा या मुगल कालीन शिक्षा, सभी में हमने व्यावसायिक शिक्षा की बात जरूर की थी। तो व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी? क्योंकि गांधी जी ने भी, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, उन्होंने कहा था कि बच्चों को इस प्रकार शिक्षा दी जाए जो कि रोजगार परक हो, ताकि वह आजीवन पढ़ते न रहें। वो एक निश्चित समय तक शिक्षा को प्राप्त करके एक निश्चित कौशल में अपने आप को ढाल लें और उस कौशल को सीख लें, जिसके बाद वो समाज में कहीं ना कहीं 2-4 रुपए कमाने के लायक हो जाए। तो ऐसी शिक्षा थी व्यावसायिक शिक्षा। और जब वो किसी व्यवसाय में जाएंगे तो उस व्यवसाय में क्या लोगों के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, इस बात का वो निर्णय कैसे लेंगे? जब उनके अंदर व्यावसायिक नैतिकता होगी, क्या वो अपने स्वलाभ को ही देखते रहेंगे? समाज के बारे में कोई उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनेगी। और यही जो नैतिक जिम्मेदारी है, ये क्या कहलाएगी? व्यवसाय में जो नैतिक जिम्मेदारी है वही क्या कहलाएगी? वो व्यवसाय में किया गया जो व्यवहार है उनके द्वारा, वो क्या कहलाएगा? व्यावसायिक आचरण कहलाएगा। और जो नैतिक रहेगी वो नीति कहलाएगी। तो हम समझ लिए क्या हुआ व्यावसायिक आचरण का मतलब, व्यवसाय में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया गया व्यवहार व्यावसायिक आचरण कहलाएगा। और व्यावसायिक नीति, व्यवसाय में जो नैतिक मूल्य सम्मिलित किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? व्यावसायिक नीति कहलाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मानव जीवन का आधार व्यवसाय है। हम सब कहीं ना कहीं जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी एक व्यवसाय या वृत्ति को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। वृत्ति का मतलब ही है व्यवसाय। तो अब मान लीजिए हम लोगों ने BEd-BTC किया, तो BEd-BTC करने का हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारा अंतिम उद्देश्य है एक शिक्षक का पद ग्रहण करना, कहीं ना कहीं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। अगर तैयारी करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर, नहीं तो किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आप टीचिंग की जॉब कर सकते हैं। तो ये किस लिए किया? ये किसी न किसी व्यवसाय को प्राप्त, हमको अपने जीवन को सुचारू रूप से सही तरीके से जीने के लिए क्या चाहिए? हमको एक व्यवसाय चाहिए। और हमने क्या व्यवसाय चुना है? शिक्षक का व्यवसाय चुना है। तो अब इसी क्षेत्र में हम क्या करेंगे? अपने व्यवहार करेंगे, वो कहलाएंगे व्यावसायिक आचरण। और जिस प्रकार के नीति निर्देशों का पालन करेंगे वो क्या होगी? व्यावसायिक नीति हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा पूरे जीवन का आधार क्या है? व्यवसाय है। मनुष्य का सबसे बड़ा जीवन का आधार क्या है? व्यवसाय है। इसके बाद देखते हैं व्यावसायिक, जैसे हमने आपको बताया कि ये नीरव मोदी या विजय माल्या वाले केस आपने सुने होंगे, पैसा लेके भाग जाते हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं। तो इसी सबके चलते हुए, इससे पहले भी ऐसी बहुत सारे केसेस हो चुके थे। तो 20वीं सदी के अंत के आसपास, यानी कि 1980 से लेकर 1990 के बीच में व्यावसायिक नैतिकता पर सबसे तेज कहा जाए, या व्यावसायिक नैतिकता पर चर्चा शुरू हो जाती है। और कहां शुरू होती है? इंग्लैंड में शुरू होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यावसायिक नैतिकता पर प्रथम चर्चा या इसके बारे में पहली जिक्र कहां पर मिलता है? तो वो 1980 से लेकर 1990 में इंग्लैंड में शुरू हुई थी ये बात व्यावसायिक नैतिकता की।
फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे व्यावसायिक नैतिकता की कुछ सामान्य परिभाषा। व्यापार जगत में क्या सही है और क्या गलत है तथा किसी पक्ष को बिना नुकसान पहुंचाए क्या किया जा सकता है, इस आचरण या सोच को व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। अब देखिए, व्यापार जगत में क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम किसी व्यवसाय में हैं या कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं तो हम ये जरूर सोचेंगे एक बार कि हम जो फैसला ले रहे हैं क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं होने वाला है, क्या इससे कोई पक्ष ऐसा तो नहीं है जो इससे प्रभावित हो रहा है। और यही जो हम सोच या आचरण कर रहे हैं इसी को हम क्या कहेंगे, व्यावसायिक नैतिकता कहेंगे। किसी फैसले को लेने से पहले हमारा यह सोचना कि क्या इस फैसले से किसी को नुकसान हानि तो नहीं हो रही है, यही क्या कहलाएगा, व्यावसायिक आचरण नीति कहलाएगी। इसके बाद हम देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार। व्यावसायिक नैतिकता के मुख्यतः दो प्रकार होंगे, एक होगा प्रामाणिक और एक होगा वर्णनात्मक। प्रामाणिक का मतलब क्या है, जिसमें हम व्यावसायिक नैतिकता का प्रमाण दे सकें। जैसे अगर कोई व्यक्ति है बिजनेस चला रहा है तो वो जो भी उसका टैक्स है या जो भी उसका अकाउंट है उन सब की कोई ना कोई फाइल बनाता होगा, उसका खाता बनाता होगा, उसका सब लेखा जोखा रखता होगा। और इस प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता क्या कहलाएगी, प्रामाणिक व्यावसायिक नैतिकता कहलाएगी। जैसे टैक्स फाइल हो गई या अकाउंट्स के सारी डिटेल्स हो गई, वो सब क्या होंगी, व्यावसायिक नैतिकता के प्रामाणिक व्यावसायिक नैतिकता में आएंगी। लेकिन अगर हम वर्णनात्मक व्यावसायिक नैतिकता की बात करें तो इस प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता हमको शिक्षा जगत में देखने को मिलती है। अब शिक्षक ने जो ज्ञान बच्चों के अंदर ट्रांसफर किया, इसको क्या आप छू के देख सकते हैं, इनकम टैक्स फाइल को तो आप छू के देख सकते हैं, अकाउंट्स को आप सामने देख सकते हैं, लेकिन क्या ज्ञान जो वो दे रहा है बच्चों के अंदर, जो व्यवहार परिवर्तन आ रहा है, क्या आप उसको देख सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप उसको छू नहीं सकते डायरेक्टली। तो ये कैसी हो जाएगी, वर्णनात्मक हो जाएगी। इस प्रकार की नैतिकता कहां देखने को मिलेगी हमको, शिक्षा में। ये काफी कई बार पूछा गया है कि शिक्षा में किस प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता देखने को मिलती है, तो शिक्षा में हमको वर्णनात्मक व्यावसायिक नैतिकता देखने को मिलती है। इसके बाद एक फुल फॉर्म आता है CSR। CSR का फुल फॉर्म क्या होता है, CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यावसायिक जगत की नैतिक जिम्मेदारी। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे व्यावसायिक जगत की नैतिक जिम्मेदारी। यानी कि कॉर्पोरेट का हो जाएगा व्यावसायिक जगत, और सामाजिक या नैतिक जिम्मेदारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी CSR, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद एक आता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि व्यवसाय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। तो दो व्यक्ति होते हैं, थॉमस डोनाल्डसन एवं थॉमस डम्फी। कौन थे, थॉमस डोनाल्डसन एवं थॉमस डम्फी नामक व्यक्तियों ने व्यवसाय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद एक व्यक्ति थे मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन जो व्यक्ति थे, इन्होंने व्यावसायिक नैतिकता का विरोध किया था और इनको 1976 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने व्यावसायिक नैतिकता का विरोध किया था। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। व्यावसायिक नैतिकता में कुछ टर्मोलॉजी आती है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं जो कि पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है पेटेंट क्या होता है। पेटेंट एक वर्ड है जो कि यूज होता है यदि कोई कंपनी किसी उत्पाद को या सेवा पर उसका जो मालिकाना हक है वो क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है। आपने सुना होगा कि हमने इसका पेटेंट खरीद लिया है, अब इसको और कोई नहीं बना सकता। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई उत्पाद खोजा है या कोई विशेष प्रकार की सेवा दे रहा है और उसका पेटेंट उसने ले लिया है, तो यानी उसने उसका मालिकाना हक प्राप्त कर लिया है, अब उसकी कोई नकल नहीं कर सकता है। तो पेटेंट का मतलब क्या है, किसी उत्पाद या सेवा पर मालिकाना हक होना। इसके बाद देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भारतीय का। इसको देखने से पहले हम एक पॉइंट और देख लेते हैं, कॉपीराइट। अभी हमने बताया कि पेटेंट क्या होता है, किसी उत्पाद या सेवा पर मालिकाना हक होना। किसी कंपनी का किसी उत्पाद या सेवा पर जो मालिकाना हक होता है वो पेटेंट कहलाता है। कॉपीराइट में क्या अंतर है फिर, कॉपीराइट अक्सर किसी रचना पर मिलता है
कॉपीराइट किसी रचना पर, से गाना लिख दिया, कोई किताब लिख दी, तो ये क्या है, इस पर हमें कॉपीराइट मिलेगा। जैसे देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर क्या होता है कि अगर कोई किसी दूसरे के सॉन्ग को यूज कर ले तो उस पर कॉपीराइट इश्यू उठ जाता है। कॉपीराइट इश्यू का मतलब क्या, आपने मेरी कृति को चुरा लिया, रचना को चुरा लिया, तो वो क्या है, कॉपीराइट, उस पर मेरा अधिकार है। तो रचना पर कॉपीराइट होता है और उत्पाद या सेवा पर क्या होता है, पेटेंट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय कॉपीराइट अधिनियम। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है, ये आप लोग देख लीजिए। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम जो है ये कब आया था, ये 1956 से 1957, कहीं कहीं 57 मिलता है, कहीं कहीं 56 मिलता है। तो आप लोग इसको ऐसे ही याद कीजिएगा कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1956-57। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण बिंदु देखे। इसके आगे देखते हैं क्या है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क किसी कंपनी का वह चिन्ह है जिसके द्वारा उसे बाजार में जाना जाता है। जैसे सेटमैक्स है, या कोई भी चैनल ले लीजिए, या सोनी चैनल है, या कलर्स टीवी है, इस तरह के बहुत सारे चैनल, या यूट्यूब को ही ले लेते हैं तो यूट्यूब का एक लोगो है, उसमें ऐसे करके बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे प्ले बटन करके बनी हुई है, तो इस चिन्ह से तो आप यूट्यूब को पहचानेंगे। या फेसबुक है तो फेसबुक का भी एक कुछ ना कुछ ट्रेडमार्क है या लोगो है उसका, ऐसे इस तरीके से, तो इससे आप उसको पहचानते हैं ना। तो किसी भी कंपनी का वह चिन्ह जिसके द्वारा वह बाजार में जाना जाता है क्या कहलाता है, ट्रेडमार्क कहलाता है। फिर इसके बाद एक शब्द आता है हॉलमार्क। आप लोगों ने एक बार दूरदर्शन पे कभी ना कभी वो एडवर्टाइजमेंट बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था, जागो ग्राहक जागो वाला। उसमें वो सोना खरीदते हुए दिखाते हैं, तो उसमें एक दिखाते हैं कि ऐसे त्रिभुज बना हुआ करता था और यहां पर ऐसे बना होता था, तो ये क्या होता था, हॉलमार्क का निशान होता था। कभी भी आप सोने की कोई वस्तु खरीदें तो हॉलमार्क का निशान देख के खरीदें। अगर हॉलमार्क नहीं बना है तो आप उस वस्तु को ना लें। तो सोने का मानक क्या है, जो सोने का कोई ऑर्नामेंट्स है या कोई भी उसकी ज्वेलरी है, उसको आप क्या लेके खरीदें, हॉलमार्क देख के खरीदें। तो हम कहेंगे सोने का मानक क्या है, हॉलमार्क है। लेकिन सोने की शुद्धता का मानक क्या होगा, कैरेट होगा। आपने सुना होगा 24 कैरेट, 22 कैरेट। अब ये क्या है, ये है कि जो भी चीज सोने की बनाई गई है उसमें कितने ग्राम सोना है, कितने परसेंट सोना है, वो क्या होता है, कैरेट होता है। तो सोने की शुद्धता का मानक कैरेट होता है, लेकिन सोने का मानक कि वो सोना सही है या नहीं है, तो उसका मानक कौन होता है, हॉलमार्क होता है। तो जब भी कोई सोने का आभूषण या कुछ भी ले तो उसमें हॉलमार्क देख के ले। आइए इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आता है एग मार्क। जैसे हमने सोने में पढ़ा हॉलमार्क होता है, उसी तरीके से खाने पीने की वस्तुओं का जो मानक होता है वो क्या होता है, वो होता है एग मार्क। अगर कोई खाने पीने की वस्तु है उसमें एग मार्क बना है, इसका मतलब उसका एक स्टैंडर्ड जो खाने पीने की वस्तुओं को बनाया है उस लेवल पे वो आता है। अगर उसमें एग मार्क नहीं बना है तो वो उस लेवल से नीचे का है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा एक चिन्ह बना रहता है जिसमें ये जो बाउंड्री है ये भी हरी होती है और उसके अंदर ये जो गोला है ये भी हरा होता है, ये ऐसे ऐसे अंदर हरा हरा भरा होता है सब इसके अंदर। तो ये क्या होता है, अगर कोई वस्तु वेजिटेरियन है यानी उसमें अंडा मांस इस प्रकार की चीज नहीं पड़ी है तो उसमें ये हरा हरा बना होगा, हरी बाउंड्री और ये हरा गोला बना होगा। लेकिन अगर उसमें इस प्रकार लाल लाल है, ये बाउंड्री भी लाल है उसकी, ये चौखंटा जो बना है ये भी लाल है और ये जो गोला है ये भी अंदर लाल लाल है, तो ये क्या है, तब ये नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा, तब ये शाकाहारी नहीं होगा। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी और ये मांसाहारी हो जाएगा, यानी कि इसमें अंडा पड़ा है या मांस पड़ा है या कुछ भी ऐसी चीज पड़ी है जो सब्जी वब्जी से नहीं बनी है। इसके बाद देखते हैं एक टर्म आता है ब्रांड या गुडविल। क्या होता है ब्रांड या गुडविल? ब्रांड या गुडविल कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम ऐसे पकड़ लें या ऐसे छू लें। ब्रांड गुडविल एक अमूर्त संकल्पना है। क्या है? एक अमूर्त वस्तु है। अब अमूर्त है तो है क्या? तो ब्रांड कई वर्षों में किसी कंपनी द्वारा संतुष्ट किए गए ग्राहकों का स्तर है। यानी कि कहते नहीं उस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है। गुडविल अच्छी है मतलब उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत ऊपर है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आते हैं, सैमसंग है, एमआई है, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं इनकी क्या है
इनकी रिकॉग्निशन अच्छी है, इनकी पहचान अच्छी है, इनकी गुडविल अच्छी है, इनके जो उत्पाद हैं उस पर लोगों को भरोसा बहुत है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भारत में एक चीज चलती है कि ज्यादातर लोग सरकारी बैंकों में क्या करते हैं, सरकारी उपक्रम वाली बैंकों में पैसा रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर आदमी को भरोसा बहुत है, उस पर सेटिस्फेक्शन है उनको कि हमारा पैसा कहीं जाएगा नहीं। प्राइवेट बैंकों में आज भी लोग कतराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो ये गुडविल आप लोगों ने देखा। गुडविल क्या है? एक अमूर्त वस्तु है जो कि कंपनी द्वारा वर्षों में पैदा किए गए संतुष्ट ग्राहकों का स्तर है। क्या है? स्तर है। कितने आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हैं और उसी से क्या बनती है? आपकी गुडविल बनती है। और वही जब गुडविल जिसकी गुडविल जितनी ज्यादा अच्छी वो उतना अच्छा ब्रांड। आचार संहिता क्या होती है या कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? आचार संहिता, ये जो शब्द है आप लोगों ने चुनाव के टाइम खूब सुना होगा कि मानक आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मानक आचार संहिता है क्या? किसी व्यवसाय जगत में किसी भी बिजनेस को आप चला रहे हैं तो आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इसके जो मानक निर्देश हैं, इसके जो मतलब कोर निर्देश कहेंगे, मुख्य निर्देश हैं, वही क्या कहलाएंगे? जैसे आचार संहिता के टाइम मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका सभी पार्टियां क्या करती हैं? पालन करती हैं। तो इसी तरीके से व्यवसायिक नैतिकता या मानक निर्देश बना दिए गए हैं कुछ कि सभी कंपनियां इसका पालन करेंगी। जैसे आपने देखा होगा पहले म्यूचुअल फंड वगैरह के जो एडवर्टाइजमेंट आते थे उसमें जो उसकी डिस्क्लेमर होता था, उसके जो लास्ट वाला होता था बहुत तेज तेज बोल के निकल जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, सेबी ने इस पर, सेबी और भी जितनी कंपनी थी, जो सरकारी ऐसे संस्थान थे, उन्होंने इस पर चोट पहुंचाई, इसको मतलब इसके खिलाफ आवाज उठाई। और क्या हुआ, इनको धीमे धीमे बोलना शुरू हो गया। अब आप लोग देखिए म्यूचुअल फंड के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें वो जो डिस्क्लेमर बोलती है वो धीमे धीमे बोलती है। क्यों? क्योंकि पहले ग्राहक ये बात समझ ही नहीं पाता था कि वो बोल के क्या चली गई, इतनी जल्दी बोल चला जाता था। तो इसी तरह से आचार संहिता क्या है? एक व्यवसाय जगत में किए जाने वाले व्यवहारों का मानक निर्देश है। वो क्या कहलाता है? आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट कहलाती है। आइए उसके आगे देखते हैं हम लोग व्यावसायिक नैतिकता के कुछ प्रमुख तत्व को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ईमानदारी। ईमानदारी से कैसे क्या आप लोग व्यावसायिक नैतिकता में क्या करेंगे, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप सरकारी शिक्षक बन गए, अब आप किसी प्राइमरी विद्यालय में हैं, तो ईमानदारी कैसे दिखाएंगे आप अपने आचरण में? आपको पैसा मिलता है पढ़ाने का, आपको पैसा मिलता है बाहर निजी ट्यूशन ना देने का। जब आप शिक्षक बन जाते हैं तो आप बाहर निजी ट्यूशन लोगों को नहीं दें। तो ये क्या है? ईमानदारी है। आप अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पालन करें। आप जितनी देर विद्यालय में हैं बच्चों को पढ़ाएं, विद्यालय से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको करें और किसी प्रकार की बेईमानी ना करें। या अगर कुछ पैसा आवंटित हुआ है विद्यालय के विकास के लिए जो कि आपके और प्रधान द्वारा खर्चा होना है, तो आप उसमें बेईमानी ना करें कि आप अपने मुनाफे के लिए, अपने लिए उस पैसे को काम में लाना शुरू कर दें। तो ये क्या हो जाएगी? ईमानदारी हो जाएगी। इसके बाद आते हैं पारदर्शिता। मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन कोई मोबाइल मंगाते हैं। अब फोटो आपको दिखाई गई, बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में, कलर भी अच्छा लग रहा था, जैसा कलर दिख रहा था। लेकिन जब वो चीज सामने आती है हमारे, तब वो उस चीज की उस तरह नहीं निकलती है। तो ये क्या हुआ? ये पारदर्शिता का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ। तो ये क्या है? पारदर्शिता नहीं रहेगी ना फिर व्यवसाय में। तो इसलिए व्यवसाय में ईमानदारी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके बाद आता है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन? अब जैसे मान लीजिए हम पहले मोबाइल वाले पे ही ले लेते हैं। अब अगर वो चीज वैसी नहीं निकली तो देखिए आजकल ऑनलाइन वाले में रिटर्न पॉलिसी आती है कि वो सही नहीं निकला तो हम उसको वापस लेंगे। तो ये 14 दिन के अंदर जो भीतर लेने वाला सिस्टम है, ये क्या है? जवाबदेही है। इसी तरीके से शिक्षक पेशे में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि आपने अगर पढ़ा होगा कि अगर कोई छात्र फेल होता है तो कौन फेल हुआ है? शिक्षा प्रक्रिया फेल हुई है। और कहीं ना कहीं शिक्षक द्वारा दी गई जो शिक्षा प्रक्रिया थी वो गलत थी। कभी भी छात्र गलत नहीं होता, या तो शिक्षण प्रक्रिया गलत थी या शिक्षक का पढ़ाने का तरीका गलत था। तो शिक्षक क्या है? कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? उसके प्रति जवाबदेह कौन है? शिक्षक है। इसके बाद आता है वचन पालन। वचन पालन भी इसी समझ सकते हैं कि कंपनी ने आपसे कहा था कि हम आपको ऐसा ऐसा मोबाइल देंगे, 1 साल की गारंटी देंगे और 1 साल की वारंटी देंगे।
लेकिन जब आप मोबाइल ले लेते हैं उसके बाद जब कस्टमर केयर सेंटर जाते हैं और वो कहते हैं नहीं 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 वो तो 6 महीने की थी, आप ध्यान से पढ़िए। और आप लोग देखते होंगे कि जो वारंटी कार्ड वगैरह होते हैं उनमें बाकी सब चीजें तो बहुत बढ़िया से लिखी होती है, और कुछ बात ऐसी वो लिख देते हैं कि छोटी छोटी लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए मोबाइल आपसे गिर गया तो इसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ वचन पालन का विरुद्ध। अब उन्होंने तो कहीं छोटा लिख दिया, हमको नहीं दिख रहा है, तो वो क्या हुआ, वो जो दिख रहा था हमको 1 साल की गारंटी वारंटी, उसका वचन पालन नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद आता है समय पालन। अब मान लीजिए हैं प्राइमरी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, या किसी विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं या जिस भी व्यवसाय में आप हैं, तो उस व्यवसाय में आपका एक निश्चित समय होगा ना जाने का अपने ऑफिस या अपने गंतव्य स्थान पर, तो उस समय पर आप जाएं। ऐसा नहीं है कि 9 बजे का टाइम है आपका विद्यालय का और आप पहुंच रहे हैं 10 बजे अपने काम से आराम से घूम घाम के कहीं से, तो ये नहीं। समय पालन, निश्चित समय पर जाए, निश्चित समय पर छुट्टी हो, ये है समय पालन। इसके बाद आता है मानवता। आप किसी प्राइमरी स्कूल में हैं, कोई बच्चा आपको दिख रहा है कि वो फटे कपड़े पहन के आ रहा है और जो ग्रांट थी वो खत्म हो चुकी है, तो आप पैसा पा रहे हैं अच्छा खासा, तो अगर आपके अंदर मानवता है तो आप क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं से कपड़े की उसकी व्यवस्था करेंगे, या उसके पास किताबें नहीं है तो आप उसको स्वयं किताबें देने का प्रयास करेंगे, और यही क्या कहलाएगी, मानवता कहलाएगी। या किसी फैक्ट्री में देखते हैं तो अगर मान लीजिए किसी के यहाँ कोई शादी पड़ जाती है तो कंपनी मालिक स्वयं अपने आप से क्या करता है, अगर वो मानवता है उसके अंदर, तो उसके यहाँ कुछ पैसा नहीं, तुम्हारी बिटिया की शादी है, ले लो पैसा ले जाओ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मानवता के अंदर आ जाएगा। सत्य आचरण, सत्य। अब शिक्षा जगत में तो ये बहुत जरूरी है, जो आदर्श व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। हालांकि ये सब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल सख्त रहे, ऐसे आंखें तान के रहे, उस शिक्षक से बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। बच्चे किससे पढ़ेंगे, जो उनके साथ मित्रवत हो जाए, या लेकिन उसका आचरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो सत्य आचरण उसी से बना है कि सत्य आचरण मतलब अच्छा आचरण हो। फिर आते हैं अहिंसा। अब मान लीजिए आप शिक्षा जगत के पेशे में हैं या जिस भी व्यवसाय में आप हैं, तो क्या अपने कलीग से आप द्वेष भाव रखेंगे तो आप उनसे लड़ना शुरू कर देंगे, नहीं। आप जिस भी व्यवसाय में हैं वहां पर अहिंसा का पालन करेंगे और अपने सहकर्मियों के साथ आप लड़ेंगे नहीं, तो ये क्या हुआ, अहिंसा हुआ। अस्तेय का मतलब क्या हुआ, चोरी नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कोई सुपरवाइजर है या स्टोर कीपर है किसी कंपनी में, तो क्या वो वहां से सामान जब जाएगा तो उसमें चोरी करना शुरू करेगा, ये नहीं होना चाहिए। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, तो वहां पर चोरी ना करें। फिर है कर्तव्य परायणता, जो भी काम उसको दिया गया है उसको पूरी निष्ठा के साथ करे, खूब मन लगा के काम करे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्तव्य परायणता हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब है कि अगर किसी को कष्ट है तो उसको आप समझें। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है, उसके कष्ट को देख के आपको भी कष्ट हो रहा है, तो सहानुभूति है। कोई बच्चा गिरा तो हम हंसे ना, अगर हम हंस रहे हैं तो हमारे अंदर सहानुभूति नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, सहानुभूति। फिर इसके बाद आता है समानुभूति। इसको हमने उस दिन बताया था, एम्पैथी कहते हैं इसको। सहानुभूति ना हो तो भी चल जाता है, लेकिन समानुभूति होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा गिरा और हम हंस दिए तो इसका मतलब हमारे अंदर सहानुभूति नहीं है। लेकिन अगर हम वो बच्चा गिरा और हम ये सोच लें कि अगर मैं गिर जाता तो मेरे ऊपर भी लोग हंसते, अगर हम ये सोच लेंगे तो निश्चित ही हम उसके ऊपर नहीं हंसेंगे, और तब हमारे अंदर क्या पाई जाएगी, समानुभूति पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, समानुभूति पाई जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक में इसकी परिभाषा, कुछ टर्मोलॉजी को समझा और व्यावसायिक नैतिकता के तत्व को समझा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक टॉपिक है इसी में, निर्देशन एवं परामर्श। अब निर्देशन क्या है और परामर्श क्या है। मान लीजिए ये कोई बाइक सवार है और ये इस रोड पे जा रहा है, अब देखिए ये कोई व्यक्ति है जो कि रोड पर चल रहा है,
और ये जैसे ही गाड़ी चला रहा है अपनी अपनी जो भी स्पीड से उसका मन है उस स्पीड से गाड़ी को चला रहा है। लेकिन जब ये यहां जाता है तो ये एक बोर्ड देखता है जिसपे लिखा हुआ है कृपया धीमे चले। ये इस बोर्ड को देखता है और आगे अपनी उसी स्पीड से चलना शुरू कर देता है। फिर अब इसको जाना था दिल्ली, तो दिल्ली जाते समय इसको क्या दिखा, एक बोर्ड दिखा जिसपे लिखा हुआ था मुंबई जाने के लिए इधर कट जाए और दिल्ली जाने के लिए इधर कट जाए। तो ये क्या करेगा, इसको दिल्ली जाना था ना, तो अब ये इस निर्देश का फॉलो करेगा और ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये जो बोर्ड लगा था ये परामर्श है और ये जो है वो निर्देशन है। अब क्या अंतर हुआ कि परामर्श जो है वो जरूरी नहीं कि हम मान लें, लेकिन निर्देश जो है वो हमें मानने ही पड़ेंगे। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि पेपर में क्या होता है, लिखा होता है रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब ये इंस्ट्रक्शन ही क्या है, ये इंस्ट्रक्शन ही है निर्देश, और इसी निर्देश से क्या बना है, निर्देशन। निर्देशन का सीधा सीधा मतलब होता है निर्णय लेने में सहायता करना। अब निर्णय आदमी कब लेगा, जब उसके मन में होगी दुविधा। तो जब वो यहां पहुंचता है तो उसके मन में दुविधा आती है कि हम इधर से जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे या इधर से जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे। तो उसने इस बोर्ड को देखा और उसमें इसने देखा कि इस तरफ क्या था, दिल्ली का रास्ता था और वो दिल्ली की तरफ चला जाता है। तो ये था निर्देशन और परामर्श में अंतर। परामर्श यहां उसको दी गई कृपया धीमे चले, वो चाहता तो धीमे चलता या ना चलता, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर धीमे परामर्श का मतलब है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दुर्घटनाओं से बच सकते थे। कृपया धीमे चले का मतलब था आप धीमे चलेंगे तो दुर्घटना से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको यह टर्न लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर था। इसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं कि निर्देशन के प्रकार कितने होते हैं। निर्देशन का मतलब होता है निर्णय लेने में सहायता करना। तो निर्देशन के कुल 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? व्यावसायिक निर्देशन, किसी व्यवसाय में अगर हमको निर्देशन की आवश्यकता पड़ती तो वो व्यावसायिक निर्देशन कहलाएगा। शिक्षा के जगत में अगर निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो शैक्षिक निर्देशन कहलाएगा। अगर 1 on 1 किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी एक व्यक्ति को निर्देशन दिया जा रहा है तो व्यक्तिगत कहलाएगा। और सामूहिक रूप से जो निर्देशन दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, सामाजिक निर्देशन कहलाएगा। अब इसके बाद आता है परामर्श। परामर्श जो है ये निर्देशन का ही एक भाग है और आधुनिक जगत में जो चिकित्सा परामर्श है वो उसका जनक किसे माना जाता है? आधुनिक जगत में चिकित्सा परामर्श जो है उसका जनक किसे माना जाता है? कार्ल रोजर्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल रोजर्स को माना जाता है। और परामर्श जो है ये निर्देशन का ही एक भाग है। और इसके बाद हम देखते हैं परामर्श के भाग कितने हैं। तो परामर्श के 2 भाग हैं, एक निर्देशात्मक भाग है, एक निर्देश रहित भाग है। निर्देशात्मक मतलब जिस परामर्श में परामर्श के साथ साथ निर्देश भी दे दिया जाए। जैसे अभी हमने आपको बताया कि कोई लड़का था और वो ऐसे जा रहा है अपनी बाइक से, ठीक है, ये बाइक से जा रहा है मान लीजिए, तो यहां पर बोर्ड लगा था कृपया धीरे चलें। अब यहां पर लिखा है कृपया धीरे चलें, आगे स्पीड ब्रेकर है। तो अब ये क्या हो गया, यहां निर्देश भी दे दिया गया उसको, कृपया धीरे चलें, आगे स्पीड ब्रेकर है, या कृपया धीरे चलें, आगे कोई विद्यालय है या स्कूली बच्चे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, एक निर्देश भी दे दिया गया है। तो जब परामर्श के साथ साथ निर्देश भी दे दिया जाएगा तो वो निर्देशात्मक परामर्श हो जाएगा। और अगर यहां पर सिर्फ ऐसे लिखा होता कृपया धीरे चले तो ये हो जाता निर्देश रहित परामर्श। तो इस तरीके से हम लोगों ने निर्देशन देखा, परामर्श देखा और भी व्यावसायिक आचरण एवं नीति चैप्टर आज यहां से कंप्लीट हो जाता है। आगे और भी इसके बाद टॉपिक लाएंगे जीवन कौशल के। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।